सो हेलो फ्रेंड, चलिए यूनिट 9 का हमारा जो रिवीजन चल रहा था सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर हम पर्सनल चॉइस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे पब्लिक चॉइस थ्योरी भी कहा जाता है। और जो पब्लिक चॉइस थ्योरी अप्रोच है, इसको किसने, तो इस टर्म को पब्लिक चॉइस अप्रोच इसे 1960 के दशक में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। विंसेंट ओस्ट्रॉम, द चीफ protagonist of this approach, advocated for replacement of bureaucratic administration by the democratic administration। तो विंसेंट ओस्ट्रोम जो कि इस अप्रोच के चीफ प्रोटैगनिस्ट थे, मतलब इसको प्रपोड करने वाले महत्वपूर्ण स्कॉलर रहे हैं। तो उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिप्लेस करने की बात कही। The theory postulates that an individual will perform a cost-benefit analysis to determine whether an option is right for them। तो थ्योरी, जो रैशनल चॉइस थ्योरी है, वो कहती है कि एक इंडिविजुअल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा, जिसके माध्यम से वो यह डिटरमाइन करेगा कि एक ऑप्शन जो वो चूज कर रहा है वो उसके लिए सही है या नहीं। मेन एजम्पशन क्या है? तो इसका मेन एजम्पशन है कि जो व्यक्ति होते हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से, निज स्वार्थ से ड्रिवन होते हैं। इंडिविजुअल्स एक्ट रैशनली विथ एडुकेट इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो तार्किक तरीके से काम करते हैं अगर उनके पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन हो, और वो अपने प्रेफरेंस जो होती है उसको ऑर्डर के, मतलब प्रेफरेंस की ऑर्डर के हिसाब से एक्ट करते हैं। इंडिविजुअल्स आर यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, और इस प्रकार हर इंडिविजुअल अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। पब्लिक चॉइस एम्फसाइजेस द फॉलोइंग। तो पब्लिक चॉइस जो अप्रोच है वो निम्नलिखित पर फोकस करती है। तो एंटी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, तो ये काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक अप्रोच पर फोकस करती है। इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म, तो ये प्लूरलिज्म की बात करते हैं जहाँ पर वेरियस इंस्टीट्यूशन होंगे। डाइवर्स डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग सेंटर, तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग सेंटर होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, कोई एक अथॉरिटेटिव डिसीजन मेकर नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें इकोनॉमिक लॉजिक को लगाना होगा जिसके माध्यम से जो पब्लिक सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। डिसेंट्रलाइजेशन, तो विकेंद्रीकरण पर ही फोकस करती है पब्लिक चॉइस अप्रोच या रैशनल चॉइस अप्रोच। और पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन की बात करती है। मेजर वर्क देख लेते हैं। तो मेजर वर्क देख लेते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण क्या वर्क था? इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1974 में आता है। द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO, तो इसे दूसरे नाम से क्या जाना जाता है कि मैनेजमेंट बाय प्लानिंग और मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। तो मैनेजमेंट बाय प्लानिंग और मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, जिसे पहली बार पीटर डकर के द्वारा 1954 में पॉपुलराइज किया गया। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को मैनेजमेंट बाय रिजल्ट कहते हैं। और ये मैनेजमेंट थ्योरी है मैनेजमेंट की, जिसे पीटर डकर के द्वारा अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 1954 में आती है, डेवलप किया गया था। ये डिफाइंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड हेल्प देम चाक आउट देयर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये काइंड ऑफ किसी भी एम्प्लॉयज़ की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करती है, और उनके जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या करेंगे आगे चल कर, उनको भी ये हाईलाइट करती है। इट फोकसेस द मैनेजर टू सिंप्लीफाई द प्लान एंड एक्टिविटीज़ फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो ये मैनेजर को फोर्स करती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच कि
जो प्लान है उनको मैनेजर सिंप्लीफाई कर दे और इसके माध्यम से प्लान्स और एक्टिविटीज़ हैं उनको सिंप्लीफाई कर दे, जिसके माध्यम से बेस्ट रिजल्ट निकाले जा सकें। गाइड्स द एम्प्लॉय टू डिलीवर देयर लेवल बेस्ट एंड अचीव द टारगेट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। तो ये एम्प्लॉयज़ को गाइड करती है कि वो अपना बेस्ट दें और जो टारगेट्स हैं उनको एक समय, जो निर्धारित समय है, उसके अनुसार पूरा करें। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव फोकसेस मोर ऑन रिजल्ट अदर देन द एक्टिविटीज इन्वॉल्व। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, उसका ऑब्जेक्टिव रिजल्ट पर होता है, एक्टिविटीज़ पर नहीं होता है। तो ये रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करती। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो इसकी प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिसाइड करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। सेकंड नंबर में डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयज़ के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे उसको आप डिफाइन करिए। थर्ड है कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, और लगातार आप परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को, ग्रोथ को मॉनिटर करते रहिए। परफॉर्मेंस इवेलुएशन, तो आप परफॉर्मेंस को इवेलुएट करिए, फीडबैक दीजिए। और अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस का अप्रेजल करिए। पीटर डकर इज आल्सो कॉइन द टर्म नॉलेज वर्कर, तो पीटर डकर ने नॉलेज वर्कर्स का कॉन्सेप्ट दिया, जो उन्होंने अपनी बुक द लैंड मार्क्स ऑफ टुमारो में दिया था। तो लैंड मार्क्स ऑफ टुमारो में की बुक 1959 में आई थी, उसमें पीटर डकर ने नॉलेज वर्कर का कॉन्सेप्ट दिया। चलिए पीटर डकर के मेजर वर्क देख लेते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, तो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ये 1954 में आई थी, और इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव 1966 में आई थी। द लैंड मार्क्स ऑफ टुमारो ये 1959 में आती है। चलिए सिस्टम थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। तो अ सिस्टम एज अ सेट ऑफ और अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स सो कनेक्टेड एज टू फॉर्म अ यूनिटी और ऑर्गेनिक होल। तो सिस्टम क्या होता है? ये सेट ऑफ या अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स होता है, और वो आपस में इस तरह से अरेंज होती हैं कि वो एक यूनिटी बन जाती हैं और मिलकर एक ऑर्गेनिक होल क्रिएट करती हैं। सिस्टम हैज नंबर ऑफ पार्ट्स, तो सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स को सब सिस्टम कहा जाता है। द सिस्टम हैज डिफाइंड बाउंड्री, सिस्टम की एक परिभाषित सीमा रेखा होती है, जिसके माध्यम से वह अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करता है। दिस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड सुप्रा सिस्टम, और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसे सुप्रा सिस्टम कहा जाता है। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 5 बेसिक पार्ट्स, तो एक सिस्टम 5 बेसिक पार्ट से मिलकर बना होता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक और एनवायरनमेंट। तो डेविड स्टन जो हमने सिस्टम अप्रोच पढ़ा तो उसमें ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कैसे इनपुट के माध्यम से डिमांड्स अंदर जाती हैं, फिर ये जो सिस्टम होता है वहाँ से आउटपुट के माध्यम से पॉलिसीज आती हैं, और ये फीडबैक लूप के माध्यम से यहाँ तक जाती हैं, और बाहर ये पूरा इन्वायरमेंट रहता है जिसे सुप्रा सिस्टम कहा जाता है। तो यही सब है। सिस्टम आर ऑफ 2 कैटेगरी, तो सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। पहला ओपन सिस्टम, तो सोशल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम इंटरैक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, तो जो सोशल और बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। क्लोज सिस्टम कौन से होते हैं? तो मैकेनिकल एंड फिजिकल सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट, तो जो मैकेनिकल और फिजिकल सिस्टम होते हैं वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ओपन सोशल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 7 सब सिस्टम, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ओपन सिस्टम की कैटेगरी में आता है, मतलब ये अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, और इसके 7 सब सिस्टम होते हैं। द सिस्टम अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज डेवलप्ड आफ्टर 1950, तो जो सिस्टम अप्रोच है इसके माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की जाती है उसे 1950 के बाद डेवलप किया गया था। इसे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी कहा जाता है। लुडविग वान बटरफ्लाई ये एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जनरल सिस्टम थ्योरी डेवलप की थी। एमपी फॉलेट
ने ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम की तरह देखा। चेस्टर बर्नार्ड ने, है ना, गेव द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चेस्टर बर्नार्ड ने पहली बार ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए। ही डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन एज कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम। तो वे एक ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम की तरह डिफाइन करते हैं। नॉर्बर्ट वीनर pioneered in the field of cybernetics and gave the first clear view of an organization as a system consisting of input, process, output, feedback and environment। तो नॉर्बर्ट वीनर ने, जो साइबरनेटिक्स की फील्ड होती है उसके अग्रदूत कहे जाते हैं, और उन्होंने पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक क्लियर व्यू प्रेजेंट किया एक सिस्टम के रूप में, जो कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक और एनवायरनमेंट से मिलकर बनता है। हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग मॉडल इज बेस्ड ऑन द सिस्टम्स अप्रोच। तो हर्बर्ट साइमन की जो डिसीजन मेकिंग मॉडल है वो सिस्टम अप्रोच पर ही बेस्ड है। तो 3 मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लोज मॉडल, ओपन मॉडल। तो ये काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक, हायरार्किकल, फॉर्मल और रेशनल मॉडल होता है। ओपन मॉडल में क्या रहता है? कॉलेजिबल, कंपटीशन, फ्री मार्केट, इनफॉर्मल, नेचुरल, न्यूअर ट्रेडिशन मॉडल ट्राइज टू सिंथेसाइज बोथ क्लोज्ड एंड ओपन मॉडल। तो और इसे जेम्स डी थॉमसन ने दिया था। तो ओपन जो मॉडल होता है वो काइंड ऑफ कंपटीशन पे बेस्ड होता है, कॉलेजिबिलिटी पर बेस्ड होता है, फ्री मार्केट, है ना, होता है, और इनफॉर्मल होता है। और एक ये थर्ड जो है नेचुरल न्यूअर ट्रेडिशन मॉडल, ये क्लोज्ड और जो ओपन मॉडल है उसको सिंथेसाइज करने की बात करता है, उसको कंबाइन करने की बात करता है। और इसे जो कॉन्सेप्ट है इसे जेम्स डी थॉमसन द्वारा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीडरशिप की थ्योरीज को जान लेते हैं। ट्रेड थ्योरी या ग्रेट मैन थ्योरी। तो दिस थ्योरी सेज दैट अ पर्सन बिकम्स अ लीडर बिकॉज ऑफ द ट्रेड्स पजेस्ड बाय हिम। तो लीडरशिप की जो थ्योरीज है उसमें सबसे पहली है ट्रेड थ्योरी या ग्रेट मैन थ्योरी। तो ये थ्योरी कहती है कि एक व्यक्ति एक लीडर बनता है, क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ पहले से मौजूद गुण होते हैं जिसके माध्यम से वह लीडर बनता है। बिहेवियरल थ्योरी क्या है? तो कंसंट्रेट्स ऑन व्हाट लीडर्स डू, लीडरशिप फंक्शन एंड स्टाइल। तो जो बिहेवियरल थ्योरी है वो लीडर्स क्या करते हैं उस पर फोकस करती है। ये काइंड ऑफ लीडरशिप के क्या फंक्शन है और क्या स्टाइल है उस पर फोकस किया जाता है। सिचुएशनल थ्योरी। दिस थ्योरी बिलीव्स दैट द लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिचुएशनल वेरिएबल्स एंड डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। तो जो सिचुएशन थ्योरी है वो इस चीज़ पर विश्वास करती है कि लीडरशिप सिचुएशन वेरिएबल्स से इन्फ्लुएंस होती है, और ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो जाती है, तो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करती है। एम पी फॉलेट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो एम पी फॉलेट ने 3 प्रकार की लीडरशिप है उनमें अंतर किया है। तो पहला है लीडरशिप ऑफ पोजीशन, लीडरशिप ऑफ पर्सनालिटी, और थर्ड है लीडरशिप ऑफ फंक्शन। चेस्टर बर्नार्ड लीडरशिप डिपेंड्स ऑन 3 थिंग। तो चेस्टर बर्नार्ड की जो लीडरशिप है वो 3 चीज़ों पर निर्भर है। द इंडिविजुअल, तो व्यक्ति, उसके फॉलोवर्स, और कंडीशन, जो क्या सिचुएशंस है। जॉन फ्रेंच एंड बर्ट्रम रावेन हैज प्रपोज 5 सोर्सेज ऑफ पावर बेसिस ऑफ लीडरशिप। तो जॉन फ्रेंच और बर्ट्रम रावेन ने तो लीडरशिप के आधार के 5 सोर्सेस, 5 सोर्सेस ऑफ पावर बेसिस ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप के पावर की बेस होता है उसके 5 सोर्स को उन्होंने प्रपोज किया है। कौन कौन से? कोअर्सिव पावर, तो ये बल जिसमें यूज किया जाता है वो वाली पावर होती है। रिवार्ड पावर, तो इसमें आपको रिवार्ड देने की कुछ बात की जाती है। लेजिटिमेट पावर, एक्सपर्ट पावर ये जब एक्सपर्टाइज होती है
जिस व्यक्ति की, उसकी जो पावर, जो पावर एक्सरसाइज करता है। रिफरेंट पावर, तो ये भी टेक्निकल वर्ड। देयर आर 3 बेसिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप की 3 बेसिक स्टाइल कौन कौन सी है? तो ऑटोक्रेटिक होगा, यानी एक व्यक्ति खुद की सुनेगा, किसी दूसरे की नहीं सुनेगा। डेमोक्रेटिक, जिसमें सबको समान रूप से मौका दिया जाएगा। और लेसा फेयर, तो ये मार्केट बेस्ड होगी। तो मार्केट में क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से लीडरशिप काम करेगी। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार लीडरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो अपनी इच्छा से कोऑपरेट करें और एक म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव को, पारस्परिक हाँ, जो म्यूचुअल डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव है उसको पाने की कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू कुंट्ज और ओ डोनेल, तो कुंट्ज और ओ डोनेल के अनुसार क्या है? लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू इंड्यूज सबॉर्डिनेट टू वर्क विथ जील एंड कॉन्फिडेंस। तो कुंट्ज और ओ डोनेल के अनुसार लीडरशिप क्या है? एक मैनेजर की एबिलिटी है जिसके माध्यम से वह अपने सबॉर्डिनेट को इंड्यूस करने में सफल हो जाता है कि वो, है ना, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास और जील के साथ काम करें, उत्साह के साथ, जोश के साथ काम करें। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, तो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, तो इन्हें मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या कैरेट या स्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन भी कहा जाता है। चलिए, दिस थ्योरी से दैट पीपल वर्किंग हार्डर व्हेन एडुकेट मटेरियल रिवार्ड्स आर अवेलेबल और व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ पनिशमेंट। तो इस थ्योरी का मानना है कि लोग हार्डवर्क तभी करते हैं जब पर्याप्त मटेरियल रिवार्ड्स उनको दिख रहे हों या उनके पास फियर ऑफ पनिशमेंट होगी, अगर नहीं करेंगे तो हटा दिए जाएंगे। मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, इसको देख लेते हैं। तो इन क्लासिकल पेपर अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, उनके जो क्लासिकल पेपर था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, उन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी को प्रोपाउंड किया। इसे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ह्यूमन मोटिवेशन कहा जाता है। ही सेड बिहेवियर इन एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी स्टडीड थ्रू साइको एनालिसिस। तो उनका मानना था कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो बिहेवियर है इंडिविजुअल्स का, उन्हें साइको एनालिसिस के माध्यम से उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। द फर्स्ट सिस्टमेटिक कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, और इसे ह्यूमन मोटिवेशन का पहला सिस्टमेटिक कॉन्सेप्चुअल मॉडल कहा जाता है। मास्लोस नीड हायरार्की कॉन्सेप्ट कंसिस्ट ऑफ 5 लेवल्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो जो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है उसे वो 5 लेवल्स ऑफ ह्यूमन नीड्स से मिलकर बनी है। तो पहला साइकोलॉजिकल नीड्स, दूसरी सिक्योरिटी नीड, तीसरी सोशल नीड। तो ये लोअर नीड्स इनको कहा जाता है। स्टीम नीड्स और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, इन्हें हायर नीड कहा जाता है। प्रीपोटेंसी मीन्स अर्जेंसी ऑफ अ satisfied need decreases and another unsatisfied need emerges to replace it। तो अगर हमारी कोई एक नीड, एक डिज़ायर पूरी हो गई तो उसकी जो प्रोपेंसिटी है, उसकी जो अर्जेंसी है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और दूसरी डिज़ायर पूरी हो, ऐसी मतलब हमारे अंदर काइंड ऑफ ललक आने लगेगी कि हम दूसरी डिज़ायर को पूरी करें, और इस प्रकार जो पहली डिज़ायर है वो दूसरी डिज़ायर को रिप्लेस कर देती है। मास्लो के वर्क देख लेते हैं। तो मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954 में आती है। हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, तो हर्जबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दिया है, तो इसे मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है या मोटिवेशन मेंटेनेंस थ्योरी भी कहा जाता है। ही फाउंड 2 सेट्स ऑफ फैक्टर फॉर मोटिवेशन एंड तो ही फाउंड 2 सेट्स ऑफ फैक्टर फॉर मोटिवेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो वो मोटिवेशन के और असंतुष्टि के 2 फैक्टर खोजते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो सेटिस्फायर, तो ये मोटिवेटर्स होते हैं, ये ग्रोथ फैक्टर का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट।
ग्रोथ। तो ये काइंड ऑफ सेटिस्फायर हैं जो हमें सेटिस्फाई करते हैं। ये मोटिवेशन होते हैं, ग्रोथ फैक्टर होते हैं। और डिससेटिस्फायर कौन से होते हैं? ये हाइजीन फैक्टर होते हैं या मेंटेनेंस फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी की पॉलिसी, सुपरविजन, सैलरी कितनी है, इंटरपर्सनल रिलेशन, तो लोगों का एम्प्लॉयज़ का आपस में कैसा बिहेवियर है, और वर्किंग कंडीशन। तो ये काइंड ऑफ डिससेटिस्फायर है। हर्जबर्ग हैज़ डिवाइडेड पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इनटू टू कैटेगरी। हर्जबर्ग ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनको दो कैटेगरी में काइंड ऑफ डिवाइड किया है, हाइजीन सीकर और दूसरे मोटिवेशन सीकर। तो कुछ लोग बेसिक तो हाइजीन सीकर होते हैं और मोटिवेशन सीकर होते हैं। तो कुछ लोग बेसिक जो एमिनिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल सुपर सैलरी और वर्किंग कंडीशन, इससे ही खुश हो जाते हैं। और दूसरे लोग होते हैं उनको एडवांसमेंट चाहिए होता है, ग्रोथ चाहिए होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को चाहते हैं। तो ये चीज़ें उनको मोटिवेट करती हैं। उनके महत्वपूर्ण वर्क क्या है हर्जबर्ग के? तो मोटिवेशन टू वर्क 1964 में आता है। वर्क एंड नेचर ऑफ मैन 1966 में आता है। मैनेजेरियल चॉइस, ये टू बी इफिशिएंट एंड टू बी ह्यूमन, तो ये 1976 में आती है। याद रखिएगा इनको। आर्टिकल है वन मोर टाइम हाउ डू यू मोटिवेट एम्प्लॉयज़, तो ये 1968 में आता है एक आर्टिकल। वन मोर टाइम हाउ डू यू मोटिवेट एम्प्लॉयज़। जॉब इंगेजमेंट पेज ऑफ, ये उनका एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था, जॉब इंगेजमेंट पेज ऑफ, ये 1969 में आता है। अलॉन्ग विथ W.J. पॉल एंड K.B. रॉबस्टन। तो जो जॉब इंगेजमेंट पे ऑफ आर्टिकल है ये W.J. पॉल और K.B. रॉबस्टन के साथ इन्होंने पब्लिश किया था। डगलस मैग्रिगस की जो थ्योरी ऑफ एक्स एंड और थ्योरी ऑफ वाई है उसको देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैग्रिगर मैनेजमेंट होल्ड्स टू डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन अबाउट ह्यूमन नेचर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैग्रिगर का मानना था कि मैनेजमेंट ह्यूमन नेचर के बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन नेचर के बारे में दो प्रकार के अजम्पशन रखता है। ही मतलब थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, तो वो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को प्रपोज करते हैं कॉल सेट ऑफ अजम्पशन। तो वो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को दो अजम्पशन मानते हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन नेचर के प्रति रखता है। थ्योरी एक्स, तो इसमें ह्यूमन नेचर इन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो इसमें थ्योरी एक्स में ह्यूमन नेचर को इस तरह देखा जाता है कि वो वर्क को अपने डिसलाइक करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने की कोशिश करता है। यहाँ लीडरशिप कैसी होती है? ऑटोक्रेटिक या डायरेक्टिव होती है, मतलब एक ही पर्सन का काइंड ऑफ डिक्टेशन चलता है। कंट्रोल, तो एक्सटर्नल कंट्रोल होगा, बाहरी कंट्रोल होगा और कठोर कंट्रोल होगा। मोटिवेशन, तो मोटिवेशन क्या है कि पुनिशमेंट से आप बचना चाहते हैं, आप सज़ा से बचना चाहते हैं, है ना। आपके ऊपर कोर्जन का उपयोग किया जाएगा, फोर्स का उपयोग किया जाएगा। और अप्रेजल कैसा होता है? तो इसमें फॉल्ट फाइंडिंग की जाती है, मैनेजर्स द्वारा अपने सबॉर्डिनेट्स की फॉल्ट फाइंडिंग की जाती है। थ्योरी वाई, तो इसमें ह्यूमन नेचर ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता है? तो हैप्पी टू वर्क, यानी एक व्यक्ति वर्क करने के लिए खुशी महसूस करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है। लीडरशिप, तो यहाँ लीडरशिप डेमोक्रेटिक होगी, पार्टिसिपेटिव होगी। कंट्रोल, तो यहाँ इंटरनल कंट्रोल होगा और बेस्ड ऑन सेल्फ कंट्रोल, तो ये आदमी खुद से मोटिवेटेड होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा। फिर इसमें मोटिवेशन रिवार्डिंग और अप्रेजिंग टाइप का होता है। और अप्रेजल, तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है वो क्रिएटिविटी के साथ और इमेजिनेटिविटी के साथ इसको सॉल्व किया जाता है। सेंट्रल प्रिंसिपल विच डिराइव्स फ्रॉम थ्योरी एक्स हैज़ बीन कॉल्ड द स्केलर प्रिंसिपल। तो जो केंद्रीय प्रिंसिपल है, केंद्रीय ना मुख्य पॉइंट है जो थ्योरी एक्स से डिराइव किया जा सकता है, वो स्केलर प्रिंसिपल है। और थ्योरी वाई से प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन की बात करता है और ये स्केलर प्रिंसिपल की बात करता है। थ्योरी एक्स स्केलर प्रिंसिपल, थ्योरी वाई प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए, थ्योरी एक्स इज वर्क सेंटर्ड वाइल थ्योरी वाई इज बोथ वर्क सेंटर्ड एंड पीपल सेंटर्ड। तो थ्योरी एक्स केवल वर्क सेंटर्ड होती है, जबकि थ्योरी वाई है ना वर्क सेंटर्ड और पीपल सेंटर्ड दोनों होती है। मैग्रिगर कंक्लूडेड दैट मैनेजियर स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन थ्योरी वाई एजम्पशन शुड बी मोर बेनिफिशियल एंड पार्टिसिपेटिव। तो मैग्रिगर का मतलब उन्होंने कंक्लूड किया, सार बताया कि जो मैनेजर स्ट्रेटजी है जो कि थ्योरी वाई के एजम्पशन पर
बेस्ड होगी वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और ज़्यादा पार्टिसिपेटिव होगी। उनका जो महत्वपूर्ण वर्क था द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, ये 1960 में आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा यूनिट 9 का रिवीजन अब ख़त्म हो गया है। एक यूनिट और बची है जिसे आज हम ख़त्म कर लेंगे। तो आप इनको दोहराते रहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में। तो के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन एंड गुड बाय।